नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में आप सकारात्मक मानसिकता व स्वस्थ शरीर के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने वर्तमान पर्यावरणीय संकटों को जानने के लिए एक श्रृंखला का प्रारंभ किया था, जिसके 3 भाग मैं पहले ला चुका हूँ। आज उसका चौथा भाग लेकर मैं रोहित कुमार मीना आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है उसका नाम है क्लाइमेट इमरजेंसी, जलवायु आपातकाल। दोस्तों, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्लाइमेट चेंज की बात की थी, परंतु मानव जाति ने अपने कामों के माध्यम से, मानव जाति ने अपने लालच के माध्यम से, मानव जाति ने अपने अत्यधिक लोभ के माध्यम से, या कहें कि ओवर कंजम्पशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन के माध्यम से ऐसी सिचुएशन में ला दिया है कि अब क्लाइमेट चेंज जैसा वर्ड बहुत छोटा है। अब जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। ये जो टर्म्स आया था, ये मेनली जो स्टार्टिंग में आया था वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट के द्वारा आया था। अब कई सरकारों ने इसको आधिकारिक रूप से भी अपनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जो क्लाइमेट इमरजेंसी है उसके डिक्लेरेशन होने लगे हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने लगे हैं वो डिक्लेरेशन होने लगे हैं। इस शब्द का जो प्रारंभ हुआ था, ये शब्द जो पहली बार सुनने में आया था वो 2009 की बात है, जब एक क्लाइमेट इमरजेंसी की रैली हो रही थी मेलबोर्न में, तब आया था मुख्यतः, क्योंकि वो एक रैली को बहुत प्रमोशन भी मिला था और लोगों की नज़रों में उसका नाम आया। उसके बाद 2016 से डिक्लेरेशन होने लगे, क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेरेशन ये वगैरह होने लगे। परंतु आज के टाइम पे जो हम कहें 2019 में इस शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग सुनने को मिला है, वो कारण है ग्रेटा थनबर्ग, एक स्कूल जाने वाली बच्ची जिसका आपने नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम आपको अब सुनने को बहुत बार मिलेगा और ऐसे ही कई नाम आपको सुनने को बहुत बार मिलेंगे। क्योंकि हम मानव जाति के, जो हम बोलते हैं कि हम बड़े हैं या हम एक ऐसी एज तक पहुंच चुके हैं, या हमसे बड़े जो हैं जिन्होंने इस पर्यावरण को भोगा है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, ना निभा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे हैं वो सड़कों पे आकर बड़े लोगों को सिखा रहे हैं कि आपने क्या कर दिया है। ठीक है, तो मैं ग्रेटा थनबर्ग के कुछ आपको कथन भी बताऊंगा। उससे पहले आप जान लीजिए, ये जो वर्ड है क्लाइमेट इमरजेंसी, इसका महत्व इतना बढ़ गया है या इसकी ज़रूरत इतनी आ चुकी है, जैसा कि आपको ध्यान है कि ऑक्सफोर्ड हर साल वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है, तो 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर इसी को ही डिक्लेयर किया गया था, क्लाइमेट इमरजेंसी। मैं स्टार्ट करता हूं या मैं बात करता हूं ग्रेटा थनबर्ग की उस स्पीच से, या उस स्पीच के कुछ वर्डों से, ताकि आपको इसकी गहराई का पता लगे। वो कहती है, हाउ डेयर यू यू हैव स्टोलन माई ड्रीम्स एंड माई चाइल्डहुड। वी आर इन द बिगनिंग ऑफ ए मास एक्सटिंक्शन एंड ऑल यू कैन टॉक अबाउट इज मनी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आपने हमारे बचपन को, आपने हमारे सपनों को छीन लिया है। आप होते कौन हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई। कहने का मतलब है आज की पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ी के जो प्राकृतिक स्रोत है उनको नष्ट कर दिया है, उनको इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि आने वाली जो पीढ़ी आने वाली है वो हम लोगों को अपराधी मानेगी। ये निश्चित है, वो हमको अपराधी मानेगी कि आपको क्या पर्यावरण मिला था और आप हमको क्या दे रहे हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपराधी हैं और हमें इस अपराधों को, हमारे किए हुए अपराधों को हम नहीं भुगत रहे, हमारे किए हुए अपराधों को हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, और इसके लिए वो कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए क्लाइमेट जस्टिस जैसे वर्ड आने लगे हैं। ये मूवमेंट्स चले थे, जैसे ग्रेटा थनबर्ग की मैंने बात की थी। इस बच्चे ने अपना स्कूल छोड़ा और हर फ्राइडे को सड़क पे आके प्रोटेस्ट के लिए बोला कि मैं हर फ्राइडे को अब स्कूल छोड़ के और सड़क पे आकर लोगों को जगाऊंगी। या जो पॉलिटिकल लोग हैं जो कि अपने आप को एयर कंडीशन में बैठ के इस चीज़ की सबमिट करते हैं, जिनको गहराई का पता ही नहीं है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो एक किसान की पीठ पे कैसा दर्द महसूस होगा या उसकी तपन कैसी होती है। ऐसे उनको ये भी नहीं मालूम कि एक जो बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है
वो कितना चार दीवारों तक सीमित रह जाएगा जब उनको पता लगेगा कि जैसे वो बाहर जा रहे हैं तो वहाँ की हवा पोल्यूटेड है, वो जिस पानी को स्वच्छता को देख रहे हैं नदियों में वो नहीं मिलेगी, वो कहीं भी वो स्वस्थ वातावरण या स्वस्थ प्राकृतिक स्रोत नहीं दे पाएंगे, उनको वो खूबसूरती नहीं देखी पाएगी जो आज से हम 20-30 साल पहले या 40 साल पहले देखते थे। वो महरूम रहेंगे उस चीज़ के लिए, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होगी ये पीढ़ी। इसलिए इस टर्मिनोलॉजी की बहुत ज़्यादा महत्ता बढ़ जाती है, क्लाइमेट इमरजेंसी। आप यकीन मानिए ये जो इशू है ये आने वाले समय के लिए, ये आने वाले जब तक भी मानव सभ्यता जीवित रहेगी ये हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि ये मानव जाति पर सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि ये मानव जाति के विनाश का संकट है। तो आइए हम इसको कुछ फैक्ट्स के द्वारा जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको इसकी तथ्य बताऊं, ये तथ्य मतलब इसकी डेफिनेशंस बताऊं या कुछ ऐसे बताऊं, क्योंकि ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाना चाहता था। मैं कुछ रिपोर्ट्स के आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं ताकि आपको पता लगे कि किस स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं, इसकी गहराई क्या है, इसकी तीव्रता क्या है, और हमारे पास क्या ऑप्शन नहीं बचे हैं। मतलब अगर हम आज भी नहीं सुधरे तो हम कभी नहीं सुधर पाएंगे। चलो आइए हम कुछ फैक्ट्स की बात करें। तो उसके पहले मैं आप बता देता हूँ कि जब ये क्लाइमेट इमरजेंसी आई थी या क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेरेशन आया था, तो इसमें यही था, डिक्लेरेशन में तो यही बात थी कि गवर्नमेंट एडमिट करे कि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट क्राइसिस या क्लाइमेट इमरजेंसी जो रियल है, वो कोई साइंटिस्ट के द्वारा या कोई एक क्षणिक चीज़ नहीं है, ये रियल है, ये हो चुका है। होता क्या है पता तो सबको होता है, विकसित देश इसको स्वीकार नहीं करते। विकसित देश का मेरा कहने का मतलब है अमेरिका, जिसने एक लंबे टाइम तक इसको स्वीकार नहीं किया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसका रीज़न था उसका इकोनॉमिक कारण, वो अपने आर्थिक लाभों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। उसके लिए ये था कि अगर हम इस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो हमारा इकोनॉमी थोड़ा डाउन होगा। विकासशील देशों का तर्क यह था कि हम तो अभी विकसित हुए ही नहीं हैं, तो हमें अभी भी प्राकृतिक स्रोतों का बहुत ज़्यादा हनन करना पड़ेगा ताकि हम विकसित हो सकें। और आम लोगों को तो पता ही नहीं है, आम लोग तो बस कुछ घटना घटती है, थोड़ा दुख व्यक्त करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये महसूस ही नहीं हो रहा कि ये परिवर्तन वास्तविक है और ये बहुत विकराल रूप ले चुका है, और इनकी भयावहता को हम जान ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए ये टर्मिनोलॉजी आए, इसके लिए ये डिक्लेरेशंस आए। अब ये जो माइंडसेट चेंज करने वाली बात है ना, धीरे धीरे चल रहा है। 2019 में, 2018 में दो मूवमेंट, एक तो एक्सटिंक्शन रिबिलियन नाम से और एक फ्राइडे फॉर फ्यूचर, दो नाम से चले थे। फ्राइडे फॉर फ्यूचर वही है जो ग्रेटा थेनबर्ग ने चलाया था, जिसको स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट भी बोलते हैं, जिन्होंने स्कूल छोड़ा था एक दिन में क्लाइमेट की जागरूकता के लिए, या वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उन लोगों को जगाने के लिए कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक्सटिंक्शन रिबिलियन ये था एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस, जो हम कहते हैं ना सविनय अवज्ञा गांधी जी की, वही अहिंसक सविनय अवज्ञा है ना, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इन दोनों के बारे में आप मैं चाहूँगा कि शायद मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो ही बना लूँ इन दोनों के ऊपर, संगठन के ऊपर, क्योंकि इतने से में पर्याप्त नहीं है इनको बताना। काफ़ी कुछ है इनसे सीखने का, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी छोटे बच्चों से प्रेरणा, ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसी बच्चे से ही प्रेरणा ली थी और उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब उनकी स्पीच सुनने लायक है। चलिए हम इसके बारे में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम उन फैक्ट्स को देखें जो इसकी भयावहता को हमारे सामने रख देगा। ये आप देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ग्लोबल वार्मिंग, ये टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, ठीक है। जो हमारी पिछली सेंचुरी गई है, पिछला जो हमारा 100 साल का समय गया है, 20वीं सेंचुरी, ठीक है, वो अब तक की 1000 सालों की सबसे गर्म वाली सेंचुरी गई है, सबसे वार्मेस्ट 20वीं सेंचुरी। 20वीं गई है, यकीन मानिए 21वीं उसको भी पार करेगी। इसका फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। 20वीं सदी के 1998 को बोला जाता है कि बहुत गर्म वाला वो रहा था, या उसको कहें कि जो लास्ट का जो दशक था ना 1990 से 2000 के बीच में, उसमें बहुत ज़्यादा हुआ था और उसके बाद वो रेगुलर हो रहा है। इसका एक फैक्ट देखिए आप, 2011 से लेकर 2015 ये 5 साल है, ये अब तक का वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वाले 5 साल बोले जाते हैं। जैसे ये 5 साल सबसे गर्म वाले हुए थे घोषित, उसके बाद आया अगला कार्यकाल 2015 से 19 और वो उसको भी मात दे रहा है। तो इसके जब आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे या कुछ आ भी चुके हैं तो ये इसको पार ही जा रहा है, या इसने इसको भी मतलब क्रॉस कर दिया। तो आप सोच सकते हैं
धरती कितनी गर्म होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग कितना भयावह रूप देता जा रहा है कि इतने लंबे टाइम में हम जो आज के समय में हैं उनका टाइम में तापमान कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, या धरती कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। एक चीज़ कही जाती है कि जब औद्योगिकरण हुआ या औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल पीरियड था उसके पहले से लेकर और अगर 1.5 डिग्री तक, मतलब 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर। आपको लग रहा है छोटा से तो है, नहीं, ये बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये 1.5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाना पूरी पृथ्वी का, ठीक है ना, बहुत मायने रखता है। तो कहा जाता है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बाद इस स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या कहें कि उस कंडीशन के बाद पुनः पहले वाली सिचुएशन में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जितनी भी समिट्स होती हैं UNFCCC के तहत, जो कि हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे, जितनी भी समिट्स होती हैं उनका मेन टारगेट यही रहता है कि पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रोका जाए, है ना, इतना, इससे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। 2015 के आंकड़े आपको बताता हूँ, पूर्व औद्योगिक स्तर से अब तक 1 डिग्री बढ़ चुका है। मतलब 1 डिग्री तो हो चुका है, 1.5 पर तो हमें रोकना था, और 1 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है। और जिस तीव्रता से ये बढ़ रहा है ना, जिस तीव्रता से एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है, जिस तीव्रता से अंधाधुन औद्योगिकरण के चक्कर में या अंधाधुन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के चक्कर में इसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है, या इसके साथ ही जो सारे देशों ने जो टारगेट्स लिए थे कि हम इतना कम करेंगे ताकि 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाया जा सके, अब यकीन मानिए या रिपोर्ट्स देख लीजिए, अगर उन सभी प्रावधानों को भी पूरा कर ले, या कहें कि सरकार ने जितने अपने टारगेट घोषित किए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर वो पूरा विश्व के सारे देश उसको पालना कर लें, तो भी पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा 2050 तक। सुन रहे हैं, 2050, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हमारी पीढ़ी की बात चल रही है, अभी आगे वाली पीढ़ी तो हमारे बाद आने वाली है जो इसको परिणाम भुगतेगी। तो कहने का मतलब है, इस समय सरकारें जो प्रयास करी हैं वो इतने कम हैं, पहले ही टारगेट कम है और उसके बाद उन्होंने उसको फुलफिल भी नहीं किया है, या उसके अलग अलग तरीके निकाल लिए उनसे बचने के। तो सरकार के तौर पे तो ये अपने स्तर पे तो नहीं होने वाला। अब यकीन मानिए, जब तक ग्रेटा थनबर्ग जैसे बच्चे या बड़े सड़क पर आके या अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा के उन पर दबाव नहीं डालते, तब तक सरकार अपना आर्थिक हित नहीं छोड़ेगी। ये कन्फर्म है, क्योंकि सरकार आर्थिक हितों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, उनके लिए पर्यावरण जैसा इशू अभी भी नहीं है। आप हिंदुस्तान की बात देख लीजिए, हिंदुस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है या कौन से लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम पे किसी पार्टी के घोषणा पत्र में पर्यावरण जैसे इशू को देखते हैं या उनको जानना चाहते हैं, या किसी भी पार्टी की इस विषय के प्रति क्या कटिबद्धता है, क्या प्रतिबद्धता है, वो देखना चाहते हैं। मैं नहीं करते, हम जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए वो इशू है ही नहीं। और जबकि हमारे जीवन पे या हमारे अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट ही यही है। आप देखिए, धीरे धीरे इसने हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया है। मैं आपको एक और आंकड़ा बताते जा रहा हूँ कि पहले डिस्प्लेसमेंट होता था, या पहले जो लोग एक जगह से छोड़ने पे मजबूर हो जाते थे अपनी जगह को, अपने घर को, उसका कारण होता था कोई ना कोई युद्ध चल रहा है या किसी क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ऐसे देश, दुनिया के हर देश में या हर जगह पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो एक बहुत बड़ी आबादी को अपनी जगह छोड़नी पड़ती थी। उस कॉन्फ्लिक्ट को पार कर दिया है पर्यावरण ने, या उस कॉन्फ्लिक्ट को पार कर दिया है क्लाइमेट चेंज ने, क्लाइमेट इमरजेंसी ने। केवल और केवल वेदर के कारण, केवल और केवल क्लाइमेट के कारण 22 मिलियन लोगों को 2019 में अपनी जगह से हटना पड़ा है या डिस्प्लेस होना पड़ा है। और इसने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिस्प्लेस होने वाले को क्रॉस कर दिया है। मतलब अब नंबर 1 डिस्प्लेस का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट। आप सोचिए, आंकड़े देखिए आप, और ये जो तीव्रता अभी दिख रही है ना, इससे तो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ने वाले हैं। एक चीज़ जो आप हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने पश्चिमी विक्षोभ का नाम सुना होगा। पश्चिमी विक्षोभ, जो कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं या आपने इनका नाम नहीं सुना, तब भी मत सुनिए। आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए।
आपने जनवरी फरवरी के आसपास कभी कभी बारिश आती है, छोटी थोड़ी थोड़ी बारिश आती है, आपने देखा है वो चीज़ें, जो कि हमारी जो फसल होती है, रबी की फसल होती है, उसको बेनिफिट्स में उठाती है। अब आप कुछ समय को याद कीजिए, आपके पिछले कुछ सालों को, ये बारिश कौन से मंथ में हो रही है? जो बारिश होनी चाहिए थी रबी की फसल के लिए उपयोगी होने के लिए जनवरी फरवरी के आसपास, वो हो रही है मार्च में, अप्रैल में, मार्च में विशेषकर। जैसे कि इस साल का एग्जांपल लीजिए आप, 2020 का। आपको ध्यान है कि मार्च में कितनी बारिश हुई थी? स्टार्टिंग के 2 वीकों में इतनी बारिश हुई थी कि जो नॉर्मल रेट है उससे 197% ज़्यादा थी। कितनी? 197%। 1 मार्च से 18 मार्च के बीच में। ये इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, ठीक है ना। इसने कितनी फसलों को नुकसान किया। मतलब जब जब फसल कटाई का टाइम आ रहा है तब बारिश हो रही है, और ये कोई आज की घटना नहीं है, हर साल रिपीट हो रहा है। अभी तक भी साइंटिस्ट है ना, इसके बारे में एक मत नहीं हो पा रहे हैं कि ये रीजंस क्या हैं। कोई बोलता है कि नहीं पश्चिम, अब ये तो कंफर्म है इन सब के पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कि जनवरी उसमें आता था, मतलब पश्चिमी विक्षोभ। परंतु वो तब ना आकर उसने अपना टाइम चेंज कर दिया है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक कारण बताया जाता है। इसमें बोलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्व से आने वाली जो धारा होती है वो मिलती है, उसके मिलन से भी होता है। परंतु आप इसकी समय देखिए, और साइंटिस्ट जब तक किसी भी एक चीज़ को समझ पा रहे हैं तब तक दूसरी नई घटना हो जाती है, और उसमें भी एक मत्ता नहीं पड़ पाती है, क्योंकि जो थ्योरीज है ना वो फेल हो रही हैं। क्योंकि प्रकृति ज़्यादा बड़ी है, हम ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? प्रकृति को हम चुनौती कैसे दे सकते हैं? प्रकृति हमारे बिना सदियों तक रह सकती है। आप अंटार्कटिका देखिए, वहाँ पे मानव जाति का निशान नहीं है, और वो सदियों तक जीवित था। और सदियों तक जीवित था तो प्रकृति हमारे बिना हमेशा से रहती आई है और रह सकती है। हम मानव जाति नहीं रह सकते, हम उसको अपना दुश्मन नहीं मान सकते। हम उसके साथ चलना सीखना चाहिए, उसको अपना अलग अस्तित्व मानकर स्वीकार करना हमें पड़ना पड़ेगा कि प्रकृति का भी अलग अस्तित्व है। आप इस आखिरी भयावह तक देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए पिछले कुछ सालों से। जब लेह में बादल फटे थे 2010 में, उसके पीछे कारण पश्चिम विक्षोभ था। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, आपको ध्यान है कितना बड़ा भूस्खलन हुआ था, कितनी तबाही हुई थी 2013 में, उसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। कैसे उसने डिजास्टर बना दिया इन सब चीज़ों को। मतलब एक जो उपयोगी चीज़ थी उसने कैसे उसको डिजास्टर बना के रख दिया। जम्मू कश्मीर में जो एक्सेसिव रेन हुई थी 2014 में, उसके पीछे एक कारण था। 2020 में हमने अभी मार्च में देख ही लिया, और आप डेली देख रहे हैं कि अप्रैल में और मई में भी आपकी बारिश आ रही है, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है। जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते थे कि जुलाई के बाद स्टार्ट होगी, वो किन महीनों में चल रही हैं। ये वास्तविकता में घटित हो रहा है। आप इसकी महत्ता को समझिए। अगर हम अब रुकने से भी नहीं, अब भी नहीं रुके तो कभी नहीं रुक पाएंगे, ना इसको कभी रोक पाएंगे। अब मैं आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था, उसके बारे में और बताता जा रहा हूँ। वैश्विक पूरे विश्व में गर्मी बढ़ने की, या पूरे विश्व के गर्म होने की जो रेट है ना, उससे दुगनी रेट आर्कटिक में हो रही है। आर्कटिक, अंटार्कटिक, आप जानते हो कि बर्फ़ मिलती है वहाँ पे, बर्फ़ से जमे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है, बर्फ़ से जमे हुए क्षेत्र हैं। रिकॉर्ड आया है वहाँ पे कि जब से 1840 इनका रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे 2005 से लेकर 2010 के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। आप सोचिए, एक बर्फीला क्षेत्र अगर वो गर्म होता है तो कितना बड़ा भाग है उसका जो बर्फ़ से पानी में तब्दील होता है, और कितना बड़ा जो समुद्र का जल स्तर है उसको बढ़ा देगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो जैसे पीछे वीडियो में कहा था अपने, कोस्टल एरिया में कितने एरियाज डूब जाएंगे, कितने लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, कितने आइलैंड्स डूब जाएंगे, कितनी नेचुरल खूबसूरती डूब जाएगी, कितनी प्रवाल भित्तियाँ डूब जाएंगी, कितना नुकसान होगा, बहुत। और सबसे ताज्जुब की बात, जो बर्फीले क्षेत्र हैं वो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने में योगदान करते हैं। अगर बर्फीले क्षेत्र नहीं होंगे तो सोचिए आप क्या होगा। एक चीज़ और होती जा रही है, जो आर्कटिक की जो लेयर है ना, जो उसकी जो बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे, वो बहुत पतली होती जा रही है, बहुत युवा होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था कि एक लंबे टाइम तक, मतलब गर्मी थोड़े कम टाइम की पड़ती है वहाँ पे, और सर्दी लंबे टाइम की पड़ती है, ठीक है ना। तो सर्दी जो लंबे टाइम पड़ती थी उसमें बर्फ़ की इतनी लेयर जम जाती थी कि वो गर्मियों में पिघलती नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि समर में पिघलती नहीं थी, इतना समर का इतना प्रभाव पड़ ही नहीं पाता था, तो सस्टेन कर पाती थी अगले विंटर तक अपने आप को। अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समर का ड्यूरेशन है वो बढ़ता जा रहा है, या उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। जो बर्फ़ है ना वो पिघलती है, सर्दियों टाइम फिर जमती है, पर जब जमती है ना तो बहुत पतली लेयर में जमती है, क्योंकि इतना उसको टेम्परेचर कम हो ही नहीं रहा कि वो मोटी परत जमा रखे, या उसको इतना समय मिल ही नहीं रहा।
तो ये ग्लोबल वार्मिंग को या ये वहाँ के जो पूरा वायुमंडल है ना उसको और भयावह बना देती है, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ये कहते हैं नाजुक नाजुक हो चुकी है, जो कभी भी टूट सकती है। जैसे कि मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, NSIDC का आंकड़ा है कि ये बात हो रही है अपने पिछले समर की, मतलब पिछले गर्मियों की बात हो रही है। पिछले गर्मियों में केवल और केवल 5% ऐसी बर्फ़ कैप थी या आइस कैप थी वहाँ पे जिसकी उम्र 5 साल से ज़्यादा हो, मतलब जो 5 साल से पहले से मौजूद हो या 5 साल से उसकी, कहने का मतलब यह है कि केवल 5% ऐसा एरिया था वहाँ पे जो कि 5 साल से उम्र रखता हो, अदरवाइज सब नए नए बने हुए थे, है ना। जबकि 1980 में ये 40% था, मतलब 40% एरिया ऐसा था जो कि पिघलता नहीं था, जो कि अपनी मोटी लेयर लेके मौजूद था, परंतु वो अब घट के 5% पे निकल गया है। आप सोच सकते हैं आगे क्या होगा। अब इसी के बारे में आपको एक और चीज़ बताऊं, ये केवल यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। इंसान का लालच देखिए आप, इंसान इसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है। जैसे ये पिघल रहा है ना, तो वहाँ पर दावे कर रहे हैं। आठ आठ देश हैं जो कि इसके आर्कटिक के आसपास रहते हैं, है ना, रशिया, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह, ऐसे जो ऊपर हैं, ऊपर की तरफ है, अमेरिका, कनाडा वगैरह, ऐसे इन्होंने वहाँ पे ऑयल्स के लिए, वहाँ के नेचुरल रिसोर्स के लिए दावे करने स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ के फिशेस के लिए। वहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया है, दावे करने स्टार्ट कर दिए। उनको इससे कतई चिंता नहीं है कि इतना विनाश को रोकने के लिए क्या किया जाए। उनको चिंता यह है कि जो ज़मीन खाली होगी या जो ज़मीन अतिरिक्त मिलेगी या जो क्षेत्र अतिरिक्त मिलेगा बर्फ़ फटने के बाद, उस पर दावा किसका हो सके। जियो पॉलिटिक्स। आप समझ सकते हैं इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इस पॉइंट के बारे में मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें भी चर्चा की थी, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि हमें पता है कि जो विलुप्ति दर है, विलुप्ति दर किसकी, स्पीसीज़ की, प्रजातियों की, प्लांट्स की, जानवरों की प्रजातियों दर की, उनकी हमेशा कोई ना कोई एक काल रहा है। बोला जाता है इस समय जो ये काल चल रहा है ये छठवां काल है, मतलब 6th एक्सटिंक्शन ईयर, मतलब रेट ईयर है ये। ईयर नहीं बोलेंगे, 6 एक्सटिंक्शन पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है ना। छठा काल है, मतलब छठवीं बार हो रहा है जब स्पीसीज का एक साथ इतना बड़ा विनाश हो रहा है। पहले जब विनाश होते थे वो प्राकृतिक कारणों की वजह से होते थे, जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम में एक बहुत सारी प्रजातियां खत्म होती थी। जैसे हम डायनासोर वगैरह का भी देखते हैं, वो भी एक टाइम, लंबे टाइम के बाद वो खत्म हो गए थे। तो ये बहुत लंबा टाइम का होता था क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस था। अब क्या हुआ है, औद्योगिकरण के बाद इसमें मानव जनित कारण ज़्यादा आ चुके हैं, या मानव जनित कारणों का योगदान पूरा बढ़ चुका है, इसलिए जो एक्सटिंक्शन रेट है वो बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि 2018 के फॉसिल रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं कि जो नेचुरल रेट है ख़त्म होने की, उससे 1000 गुना ज़्यादा रेट है इस समय विलुप्ति की। किनकी, एनिमल्स की और प्लांट की स्पीसीज़ की, मतलब पूरी की पूरी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये जैसे हम आम बोलचाल में कहें, आप कोई सी भी एक प्रजाति ले लो जानवरों की या पौधे की जिसको आप पसंद करते हो, और उस प्रजाति का समूल तरीके से विनाश हो जाए, या आपको अपने जीवन काल में या भविष्य में कभी भी वो चीज़ देखने को नहीं मिले, वो स्पीसीज पूरी तरह ख़त्म हो जाए, तो ऐसे स्पीसीज जो हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे है, ठीक है। जैसे कि एक आंकड़ा है, जो असेसमेंट रिपोर्ट है, इसका जो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस पे जो रिपोर्ट आई है, पहली बार आई है। इसका आप देख लीजिएगा, इसका नाम वगैरह क्या है। इसका तो मैंने मेंशन करने के लिए इसलिए दे दिया गया ताकि आपको आधार भी पता हो कि कहाँ से ये रिपोर्ट्स ली गई हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने आज के जो वीडियोस में स्टार्टिंग में जो बोला वो अलग रिसोर्सेज से है, परंतु जो मैंने स्लाइड्स के रूप में लिया है वो उसका अधिकतर का जो सोर्स है वो सारा का सारा डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आती है उसके थ्रू लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस समय 1 मिलियन एनिमल और प्लांट्स की जो स्पीसीज है ना वो ख़त्म होने के कगार पर है, और जो ख़त्म होने कगार में है उनमें से कई हज़ार तो ऐसी हैं जो कि कुछ दशकों में ही ख़त्म होने वाली। अब सोचिए, प्रकृति या एक इकोसिस्टम होता है ना, वो पूरा चक्र होता है, वो पूरा बैलेंस चलता है, जिसमें एक छोटे से छोटे कीड़े का भी बहुत महत्व होता है, एक बड़े से बड़े जीव का भी बहुत महत्व होता है। एक एक किसका मतलब भक्षण करता है, फिर दूसरा किसका भक्षण करता है, इस तरह से एक पूरा चक्र करता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ये चक्र भी इसी तरीके से सर्कुलेट होते हैं।
मानव जाति के अस्तित्व के लिए, इस पर्यावरण के अस्तित्व के लिए इन सब स्पीसीज़ का रहना बहुत आवश्यक होता है। परंतु इनकी जो ख़त्म होने की दर है वो इतनी तीव्र हो रही है कि इनको रिप्लेस करने वाली स्पीसीज़ मौजूद नहीं है। पहले एक लंबे टाइम में होता था तो ये होता था कि हाँ, उनको रिप्लेस करने के लिए नई नई प्रजातियाँ भी मौजूद रहती थी या नए नए तरीके मौजूद रहते थे प्राकृतिक रूप से। परंतु आज के टाइम में इनको रिप्लेस करने वाले नहीं मिलेंगे। अगर आपको याद रखना है तो आप बचपन में जब आप छोटी छोटी चिड़ियाँ आपने देखी होंगी, उनकी चहचहाट सुनी होगी, आज के टाइम में आप अपने घर वालों से पूछिएगा कि वो चिड़ियाँ या वो चहचहाट आपको सुनने को मिलती है कि उतनी आम रूप में जितनी पहले मिलती थी, नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि गाँव में भी नहीं मिलती। और इस सब के कारण कौन है? हम मतलब इंसान। अब मैं आपको 2019 के कुछ इवेंट्स बताता हूँ या कुछ 2019 की कुछ घटनाएं बताता हूँ जो कि मैंने उसी मैगजीन में से ली है। आप बात कर रहे हैं अंटार्कटिका आइसबर्ग। आप जानते होंगे अंटार्कटिका आइसबर्ग। बीच में डिस्टरबेंस हो गया था वीडियो में, तो अब हम पुनः उसी के बारे में बात करेंगे। जो 2019 के जो इवेंट्स हुए हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस हुई है जिसने बहुत भयानक रूप ले लिया है या जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि क्या भयावहता आ चुकी है। हमने थोड़ी देर बात की थी आर्कटिक की, ठीक है। आर्कटिक की जब हम बात किए थे, जब हमने बताया था कि वहाँ किस तरीके से पिघल रहा है, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स क्या चेंज हो रही है। अब अंटार्कटिका के बारे में, आर्कटिक और अंटार्कटिका में पहले एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, आर्कटिक को लेकर कोई ऐसी संधि नहीं हुई है बचाव को लेकर, इसलिए उसके प्रति बहुत कैजुअल नज़रिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उसकी पॉलिटिक्स को लेकर। परंतु अंटार्कटिका के लेवल पर वैश्विक स्तर पर संधियों के कारण इसका थोड़ा बचाव हो गया। परंतु ये बचाव हुआ है केवल और केवल मानवजनित हस्तक्षेप से। परंतु मानव ने जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी है या मानव ने जिस तरीके से पर्यावरण का परिवर्तन कर दिया है, उस प्रभाव को कैसे रोकेगा अंटार्कटिका भी, या उस प्रभाव को अंटार्कटिका पर पड़ने से इंसान नहीं रोक सकता। इंसान केवल वहाँ पे हस्तक्षेप से रोक सकता है अब, परंतु ऐसे नहीं रोक सकता। ये तो तभी रुक सकता है जब पूरी मानव जाति या जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जो सबमिट्स कर रहे हैं या जितने प्रयास कर रहे हैं, उनके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग रुके या उनके माध्यम से इसकी प्रभाविता में कमी आए, तभी इसमें सेव हो सकता है। इसका एक एग्जांपल बता रहे हैं कि आपने सुना होगा कि बर्फ़ की एक बहुत बड़ी चट्टान गिर गई, बर्फ़ की एक इतनी बड़ी चट्टान गिर गई। सितंबर 2019 की बात है, सितंबर 2019, अहमदाबाद, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, मतलब इन चारों शहरों को आप मिला लो, इतने बड़े क्षेत्र के बराबर की आइस ब्लॉक टूटी है वहाँ पे। इतने बड़े क्षेत्र की आइस शेल्फ टूटी है। आप सोचिए, अहमदाबाद, चेन्नई, कानपुर, लखनऊ, कितना बड़ा एरिया है जिसकी बर्फ़ एक साथ टूटी है। सोचो वो पिघल के कितना जल का स्तर बढ़ाएगी। वो सोचिए कितनी बड़ा नुकसान है पूरे विश्व को एक सामान्य टेम्परेचर पर रखने में कितना बड़ा योगदान होता है उस बर्फीले क्षेत्र का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने जो पृथ्वी का जो लंग्स कहा जाता है, अमेज़न के जो जंगल हैं दक्षिण अमेरिका में, उनमें अभी आग लगी थी और उसको कंट्रोल करना नामुमकिन सा लग रहा था। कितना लंबा टाइम लग गया उस आग को कंट्रोल करने के लिए। वो आपने पेपरों में सुना होगा, उसकी जो धुआं थी वो कितने दूर तक फैली थी, कहाँ कहाँ तक पहुँच गई थी, कितना बड़ा वातावरण में कितना एयर पोल्यूशन कर दिया था। एयर पोल्यूशन तो बहुत छोटी बात है, जो धरती का लंग्स है, जो धरती के फेफड़े हैं, जो कि उन बोलते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है, एब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन को देता है, तो वो वही क्षेत्र है। उसके एक इतने बड़े क्षेत्र में आग लग जाना, इतने बड़े पर्यावरण की हानि हो जाना, इतने बड़े जंगल की हानि हो जाना कितना भयानक है। और वाइल्ड फायर्स के, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वाइल्ड फायर्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। कुछ ह्यूमन कोजेज़ के बारे में कारण भी बढ़ते हैं और कुछ नेचुरल भी बढ़ते हैं, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो उनके जलने की संभाव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली स्मोक, अक्सर आप सुनाई देते हैं कि दिल्ली में
वायु प्रदूषण बढ़ गया, ख़राब हो गया, ये हो गया। आपको याद है लास्ट ईयर की बात है, नवंबर के आसपास की बात है, कितना डेंजरस लेवल पे पड़ गया था। स्कूलों तक को बंद करना पड़ा था, कंस्ट्रक्शन के काम रोकने पड़े थे, है ना। हेल्थ इमरजेंसी टाइप की कंडीशन आ गई थी पूरी। ये हेल्थ इमरजेंसी बनी गई थी या घोषित भी हो गई थी। 50 लाख एयर पॉल्यूशन मास्क बांटे गए थे सरकार की तरफ से। इससे ज़्यादा आप क्या, अब किसका वेट कर रहे हैं, आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं सुधरने के लिए, किसका इंतज़ार? क्योंकि हर साल ये ऐसे होता रहेगा अगर हमने बदलाव नहीं किया तो। अब बदलाव के लिए उम्मीद सारी सरकार से ही नहीं कर सकते, ठीक है। और एक जैसे मैंने स्पीसीज़ का बोला, आपको एक बताऊं, पेंगुइन कितने खूबसूरत लगते हैं आपको टीवी पे देखने पर, कितने खूबसूरत जीव हैं वगैरह में। इसमें अंटार्कटिका का एक हेले बे था, ठीक है ना, जगह थी वहाँ पे, हेले बे खाड़ी जो थी, वो सबसे प्रेफर्ड होम होता था इन एम्पियर पेंगुइन्स के लिए, ठीक है ना, एम्पियर पेंगुइन्स से। 2015, 2016, 2018 में तीनों साल में इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक तरीके से कोई क्षेत्र टूट के गिर गया, या कोई क्षेत्र मतलब बर्फीला कोई क्षेत्र वो टूट के गिर गया, या कोई किस में तब्दील हो गया, मतलब अनयूजुअल जो वेदर थे ना, उसके कारण इनके बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डूब के मर गए, या वहाँ पे उस परिस्थिति के कारण मर गए। आप ये सोच रहे हैं कि वो तो पानी के लिए बले हैं, नहीं, उनकी भी एक कंडीशन होती है, परंतु इतने मर गए कि उन्होंने अपना स्थान बदल दिया, और जो स्थान सबसे मोस्ट प्रेफर्ड होम था एम्पियर पेंगुइन्स के लिए, वो अब लगभग खाली हो चुका है। वो अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। सोचिए, हमारे कर्म हैं, भुगत जानवर रहे हैं। वो तो अपने बेजुबान जानवर, सबसे कितने खूबसूरत जानवर है, कितना अच्छा लगता है, उसका क्या दोष है इसमें पूरे में? हम इंसान का दोष है, और हम अभी भी नहीं सुधर सकते। हम सभी को, अंत में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, हम सभी को अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा वक्त बचा है। कहाँ है वो वक्त? ये सारी घटनाएं डेली टू डेली बेस पे हो रही है, ये डेली चीज़ों में। और यकीन मानिए, जब भी ये पेपर में आती है ना, तो आप इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते। आपके लिए पेपर में महत्व अभी भी वो धर्म, जाति और इस तरीके से अनावश्यक मुद्दे हैं, या इस तरीके के, वो कहते हैं ना कि 17वीं 18वीं सदी के मुद्दे हैं, जिनको उस सदी में छोड़ देना चाहिए था। 21वीं सदी का सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन या जलवायु आपातकाल है, वास्तविकता है। ये हो रहा है, और बहुत तीव्रता से हो रहा है। अगर आज भी नहीं रुके तो कभी भी नहीं रुक सकेंगे। अगर आज भी हमने पूरी तरीके से इसको रोकने की कोशिश की, तब भी हम एक लिमिटेड एरिया तक ही इसको रोक सकते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा भाग है वो आवश्यक रूप से हो चुका है, घटित हो चुका है। अगर आज भी नहीं रुके तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सबसे बड़ी अपराधी हैं। और ग्रेटा थनबर्ग जैसे हर बच्चे बाद में आपसे यही सवाल पूछेंगे, हाउ डेयर यू, यू हैव स्टॉलन माई ड्रीम्स एंड माई चाइल्डहुड। आपकी हिम्मत कैसे हुई आपने मेरा बचपन और मेरे सपनों को ख़राब करने की? आपको मिला क्या था, और आपने अपने स्वार्थ के कारण हमें दिया क्या है? ये उसी तरीके से है, अगर एक माँ बाप जो खुद करोड़पति हों, परंतु जब बच्चों को देने की बात आए तो उसको 1 रुपया भी कभी ना दें, या उसको गरीब बना के छोड़ दें। यही कंडीशन हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ कर दी है। इस पर विचार कीजिए, और जितना बदलाव आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो कीजिए, और जितना दबाव आप आसपास के पॉलिटिकल जो आपके लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं जो कि इस चर्चाओं में शामिल होते हैं, उन पर जैसे भी दबाव डाल सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।